तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप आप लोग अच्छा होंगे। तो हम लोगों ने वेक्टर के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और ये शायद तीसरा लेक्चर होने वाला है। तो पिछले लेक्चर्स होप आप लोगों ने देखे होंगे और समझ में आया होगा। तो हम जो बात करने वाले हैं, आज हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। बड़ा ही बेसिक्स से अभी हम लोग चल रहे हैं, फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, हाई लेवल्स के थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्यों स्केलर है, वाई इट इज स्केलर, वो देखते हैं। हम लोगों ने बातें की थी, बहुत सारी बातें की थी, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, क्या इन दोनों में फ़र्क है, तो कैसे जोड़ते हैं, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा, वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ अलजेब्रा, ये सब क्या है, ये सब बातें हम लोग थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है कि पहले मान लो कि एक कंटेनर लिया, ये मेरा कंटेनर 1 है, इसमें 1 लीटर मान लो पेट्रोल भरा हुआ है, ठीक है। अब इसी कंटेनर में मैंने 1 लीटर पेट्रोल और ऐड कर दिया, ये देखो और ऐड कर दिया मैंने, तो क्या ये 2 लीटर पेट्रोल हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, अब इस कंटेनर से मैं हाफ लीटर रिमूविंग 0.5 लीटर पेट्रोल मैं निकाल लेता हूँ, ये मैंने निकाल लिया। तो इसमें कितना बचेगा? फाइनली बचेगा 1.5 लीटर पेट्रोल। सो वी कैन सी दैट वॉल्यूम इज स्केलर क्वांटिटी हु सिंपली फॉलो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। कोई इसमें झंझट नहीं है, कोई इसमें तकलीफ नहीं है कि मुझे वेक्टर्स की तरह से ऐड करना पड़ेगा। वॉल्यूम में क्या था, सिंपली इसने लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो किया, ठीक है। हेडिंग मैंने डाला है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, बट मैं समझा रहा हूँ अभी स्केलर, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आएगी तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे वेक्टर्स के एडिशन को। तो ये तो हमारा हो गया स्केलर एडिशन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब आगे आ जाओ। चलो, let us now repeat a similar experiment with vector, say force। अब इससे पहले हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी वॉल्यूम लिया था, तो वॉल्यूम को मैंने समझा दिया कि उसको हम लोग सिंपल अलजेब्रा से जोड़ सकते हैं या घटा भी सकते हैं। लेकिन फोर्स कैसा क्वांटिटी है? फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि फोर्स वाकई में वेक्टर क्वांटिटी है या इसको सिंपल अलजेब्रा से जोड़ के इसको स्केलर प्रूव कर सकते हैं। क्या है नहीं पता, तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो एक बॉक्स है, ये मेरा बॉक्स पे 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया राइट साइड में। तो बॉक्स किधर मूव करेगा? बॉक्स मूव करेगा मेरा राइट साइड में, ठीक है। अब उसी बॉक्स पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाऊं और 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाऊं। पहले ये सिचुएशन 1 था, अब सिचुएशन 2 में मैंने ऐसा कुछ कर दिया मैंने। तो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा और सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा का डिफरेंशिएट यहीं पे हो जाएगा। अब इस बॉक्स पे 10 न्यूटन के 2 फोर्स लग रहे हैं, एक ये और एक ये। तो बॉक्स पहले ये बताओ कि किधर मूव करेगा, राइट में या लेफ्ट में? तो सभी लोगों का आंसर होगा कि सर बॉक्स तो मूव ही नहीं करेगा, डज नॉट मूव। लेकिन अगर हम इसे
सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से देखें तो इस बॉक्स पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? 10 + 10 20 न्यूटन। बट बॉक्स तो मूव नहीं कर रहा है, मतलब बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, मतलब उस पर 0 फोर्स लग रहा है। अब 0 फोर्स लग रहा है तो ये तो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से तो आएगा नहीं। सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से करोगे तो 10 + 10 20 आना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर मैं पूछूं कि इस बॉक्स पे नेट कितना फोर्स लग रहा है, तो लॉ ऑफ अलजेब्रा से तो मैं 20 बोलूँगा। अगर 20 लग रहा था तो बॉक्स को मूव भी करना चाहिए था, लेकिन बॉक्स तो मूव कर नहीं रहा है, तो ज़रूर इसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का कुछ खेल है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है ये देखो। नाउ बॉक्स विल नॉट मूव, नेट फोर्स ऑन बॉक्स विल बी 0, but according to scalar addition it should be 20 न्यूटन, but that is incorrect। वही सब चीज़ें बताया कि इस पे 20 न्यूटन लग रहा है तो 20 न्यूटन के हिसाब से इस बॉक्स को मूव करना चाहिए, बट बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। बॉक्स मूव नहीं कर रहा है मतलब कि यहाँ पे कुछ अलग तरह का अलजेब्रा लग रहा है, जो सिंपल अलजेब्रा से बिल्कुल अलग है। तो अगर इसने सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को, वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा। तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। चलो अब आगे आ जाओ। हेंस वेक्टर कैन नॉट बी ऑपरेटेड लाइक स्केलर। ये सब बातें हो चुकी थी कि वेक्टर को हम स्केलर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। द वेक्टर ओबे डिफरेंट अलजेब्रा विच इज नोन एज वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर इज डिफरेंट देन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ए वेक्टर लिखने का मतलब मैं ए का मैग्नीट्यूड भी काउंट करूंगा, ऊपर वेक्टर लगा हुआ तो इसकी डायरेक्शन भी मैं काउंट करूंगा। सेम गोज विथ बी एंड सी। बट यहाँ पे जो ये लाइन लिखा हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये सिंपल है। वही आप समझ लो वॉल्यूम, कि 1 लीटर में 1 लीटर जोड़ा तो 2 लीटर हुआ, 2 लीटर से फिर मैंने 0.5 लीटर घटाया तो 1.5 लीटर हुआ। सिंपल, बट ये वेक्टर में नहीं होगा। तो आखिर अब हमारी जिज्ञासा ये बढ़ती है कि वेक्टर अलजेब्रा क्या है सर। तो मेन इस चैप्टर में हमें सीखना यही है, वेक्टर अलजेब्रा। सिंपल अलजेब्रा तो हम लोगों ने बहुत बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, बट वेक्टर अलजेब्रा अब हम लोग पढ़ेंगे। एडिशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका वेक्टर स्टार्ट होता है। अभी तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा था मैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? अब देखो, कोई भी दो वेक्टर होना, उनको जोड़ने का कुछ मेथड्स बनाए गए हैं, जिसमें ये पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे ये वर्क करता है, कैसे इससे यूज़ कर कर हम किसी दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, एवरीथिंग कर सकते हैं दो वेक्टर के साथ। तो अभी तक तो हम लोगों ने करेक्ट पढ़ा है, अब आगे भी हम लोग ने सही ध्यान लगा के पढ़ना है ताकि ये कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं रीडिंग डालूंगा। ट्रायंगल लॉ of vector addition states that when two vectors are represented by two sides of the triangle in magnitude and direction taken in same order, then the third side of the triangle represent in magnitude and direction the resultant vectors। क्या बोला, चलो समझते हैं। बिल्कुल बोला है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि किसी भी दो वेक्टर को अगर जोड़ना है ना, मान लो ये वेक्टर है मेरा, ये मैंने एरो ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या है
कि एरो की लंबाई मैग्नीट्यूड दे देगा और डायरेक्शन मेरा एरो बता देगा। अब इस पे मैं दूसरा वेक्टर रखता हूँ, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है। तो बोला क्या है, टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। ये ट्रायंगल का पहला साइड हो गया, ये ट्रायंगल का दूसरा साइड हो गया और ये ट्रायंगल का तीसरा साइड हो गया। ठीक है, तो ये जो तीसरा साइड हुआ मेरा, थर्ड साइड हुआ, ये क्या देगा, ये देगा रिजल्टेंट किसका, ए का और बी का। उस ये मैंने यहाँ पे बनाया है, ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया और ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाला एक और वेक्टर लिया। तो जो वेक्टर ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा वो वेक्टर सी वेक्टर होगा और वो सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, और ये सी वेक्टर को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कुछ मैंने मेथड्स भी बताए हैं। ड्रॉ वेक्टर ए एंड बी विथ प्रॉपर लेंथ एंड डायरेक्शन। किसी भी दो वेक्टर को मैंने बताया, किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करने का मैंने तरीका बताया। स्केल चूज़ करो, उसकी लेंथ जितनी, जिस हिसाब से तुमने स्केल को चूज़ किया उस हिसाब से सभी वेक्टर को बनाओ, फिर उसकी डायरेक्शंस को बनाओ। आफ्टर ड्राइंग द फर्स्ट वेक्टर, अब पहला वेक्टर तो मैंने बना दिया ना, ए वेक्टर। प्लेस द नेक्स्ट वेक्टर बी सो इट्स टेल इज अटैच्ड टू द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। अब पहला वेक्टर कहने का मतलब ऐसा समझो कि मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है। ठीक है, पहले तो नहीं जोड़ पा रहे थे, मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है। कैसे जोड़ूं? तो सबसे पहले ए वेक्टर को बनाओ। ए वेक्टर को बनाने के बाद उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दो, ये कर दिया। अब एक तीसरा वेक्टर इंट्रोड्यूस करो इस तरीके से कि पहले वेक्टर का, ये पहला है, ये दूसरा है, तो तीसरा वेक्टर इस तरीके से इंट्रोड्यूस करो कि पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर सी वेक्टर होगा और वो सी वेक्टर देगा मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर इसे मैं बी वेक्टर बोलूँ तो सिंपली यही है। ठीक है, तो ये मुझे जोड़ने का तरीका मुझे मिल गया कि कैसे वेक्टर को ऐड करना है। अब यहाँ तक हम लोगों ने समझ रखा है, तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ। वो बॉक्स वाले में जब मैंने एक बॉक्स बनाया था और यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से तो 20 न्यूटन आना चाहिए, 20 न्यूटन्स। अगर 20 न्यूटन्स आता है तो मेरा दिमाग ये कहता है कि ये ब्लॉक को मूव करना चाहिए 20 न्यूटन के हिसाब से, बट लॉजिक क्या बोलता है कि ये मूव नहीं करेगा। अगर मूव नहीं करेगा मतलब इस पर तो फोर्स 0 होना चाहिए। तो दो, यहाँ पे दो फोर्स कैसा क्वांटिटी, तो यहाँ से प्रूफ हुआ ना, यहाँ से प्रूफ हो गया कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और ये फॉलो करेगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, सॉरी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। यहाँ तक तो हो गया था बात। फिर आगे हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा
और उसकी मदद से अब इस समस्या को हम लोग समाधान करेंगे कि क्यों मूव नहीं किया तो फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम यहाँ से समझेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं बॉक्स बनाता हूँ। ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन। अब ये एक पहला वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों को जोड़ना है। दो वेक्टर को जोड़ना है ना, 20 न्यूटन तो होगा नहीं आंसर। तो सबसे पहले क्या करो, किसी भी एक वेक्टर को ड्रॉ करो। तो मैं F1 को ड्रॉ करता हूँ डायरेक्शन के साथ। तो फिगर में इस तरीके से दिखाया है, तो मैं भी इसको इस तरीके से दिखाऊंगा। 10 न्यूटन का दे दूंगा और डायरेक्शन मेरा इधर है तो इधर दे दूंगा। अब F2 को ड्रॉ करो इस तरीके से कि पहला वेक्टर, पहला अगर इसको बोलूँगा तो पहले वेक्टर के टेल पे, सॉरी, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखना है। तो अगर ये वेक्टर ऐसा है तो इसको अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करके लाऊंगा तो ये ऐसे रखूँगा ना, ऐसे रखूँगा। ठीक है, अच्छा, ये एकदम ओवरलैप कर जाएगा। अगर मैं कलर चेंज करके बताऊं, पहला वेक्टर तो मैंने ड्रॉ कर दिया ये 10 न्यूटन का, दूसरा वेक्टर मुझे ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से कहीं भी थोड़ी ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे थोड़ी ड्रॉ कर दूंगा या ऐसे थोड़ी ड्रॉ कर दूंगा। कुछ उसका रूल है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल। तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखूंगा तो टेल यहाँ पे आ जाएगा दूसरे वेक्टर का। और 10 न्यूटन का है तो लंबाई तो सेम होने वाली है, ऐसा होगा। तो ये दोनों वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ओवरलैप हो गया है ये। अब इसको जोड़ना है, इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो पहला वेक्टर मतलब रेड कलर वाला वेक्टर के टेल से, तो देखो रेड कलर वाले के टेल से दूसरा वेक्टर मतलब ब्लैक कलर वाला वेक्टर के हेड को मिलाने वाला लाइन। तो क्या ये पॉइंट मतलब कि कोई लाइन ही नहीं बनेगा, मतलब कि उसकी लंबाई कितनी होगी, 0 होगी। मतलब सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर F1 वेक्टर, यहाँ पे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर होगा। बट उसको मिलाने वाला लाइन ही नहीं है, 0 वेक्टर बनेगा नहीं। टेल भी वहीं पे है और हेड भी वहीं पे है। पहले वेक्टर का टेल भी वहीं पे है और दूसरे वेक्टर का हेड भी वहीं पे है। तो जब लाइन मिलाने जाओगे तो कोई लाइन नहीं बनेगा। कोई लाइन नहीं बनेगा मतलब कि 0, लेंथ 0 मतलब मैग्नीट्यूड 0। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हुआ जोड़ने पे, इन दोनों फोर्स को जोड़ा जब मैंने वेक्टर एडिशन से, तो कितना हुआ 0। तो 0 तब समझ में आया कि इस पे नेट फोर्स जो है ना वो 0 के बराबर आता है। तो 0 आया मतलब कि ब्लॉक डज नॉट मूव। ठीक है, अब एक बार रीडिंग दे देते हैं। ड्रॉ वेक्टर ए को ड्रॉ किया एंड बी विथ प्रॉपर लेंथ एंड डायरेक्शन। ए को ड्रॉ किया। अच्छा, आफ्टर ड्रॉइंग द फर्स्ट वेक्टर, मेरा पहला वेक्टर ए था, प्लेस द नेक्स्ट वेक्टर बी सो इट्स टेल इज अटैच टू द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। बी का जो टेल है वो ए के हेड पे होना चाहिए। तो ये ड्रॉ हो गया। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो कौन सा वेक्टर देगा, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाऊंगा तो वो जो वेक्टर होगा वो हमें ए प्लस बी दे देगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है तो 0 आया है। अब बस ख़त्म। चलो, एक एग्जाम्पल। अ बॉय मूव्स 4 मीटर साउथ। सवाल को समझो, सवाल को समझो। थ्योरी इतना था, इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अगर ये चीज़ समझ गए तो सारे सवाल आसान होने वाले हैं।
तो सवाल क्या है मेरा, अ बॉय मूव्स 4 मीटर साउथ एंड देन 5 मीटर इन डायरेक्शन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। इसका मतलब भी मैंने बताया था इसको कैसे ड्रॉ करना है। फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ख़त्म। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले तो सवाल समझो। एक लड़का 4 मीटर साउथ की तरफ गया, तो साउथ की तरफ गया तो देखना खुद सवाल सॉल्व कर पाओगे। एक मिनट, ये पहला वेक्टर हो जाएगा मेरा 4 मीटर का और साउथ की तरफ पहला वेक्टर, और 5 मीटर इन डायरेक्शन 37 ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। यहाँ पे समझो 4 मीटर पर तो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब मैंने बताया था कि जो लास्ट में होगा उससे 37 डिग्री, तो 37 डिग्री ये ऐसे आया। अब ये एंगल 37 लेना है या ये एंगल, ये मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन में कि कैसे, ये अगर ऐसा लैंग्वेज दिया हो तो उसको कैसे समझना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल रहा है मतलब नॉर्थ से, तो नॉर्थ से बनाना है तो नॉर्थ से 37 डिग्री बना दो, क्योंकि नॉर्थ साउथ की लाइन तो यही है ना। तो अभी तो फिलहाल उसके लिए नॉर्थ, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लोगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, तो ये नॉर्थ की लाइन होगी, तो उससे 37 डिग्री मैंने बना दिया। ये इधर से 37 नहीं लेना है, इधर से 37 लेते तब जब 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलता तब लेते, ठीक है। तो ये हो गया, तो लड़का कहाँ पहुँच गया, यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ आ गया। तो निकालना क्या है कि नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब अब वो लड़का इनिशियली तो यहाँ पे था और फाइनली यहाँ पे पहुँच गया, तो ये दूरी कितनी होगी ये निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसी को रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट वर्ड का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि आखिर में अंत में ये तो है वेक्टर का सवाल। क्यों, 4 मीटर का वेक्टर साउथ के अलॉन्ग और 5 मीटर का वेक्टर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, दोनों वेक्टर को जोड़ोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। अब जोड़ना कैसे, कैसे बनाना है, कोई फार्मूला तो दिया नहीं है, तो ये सवाल कैसे बनाना है, तो इसमें तो हम लोग लगा सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टीज़ अच्छे से। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ ओ, इसका मैं दे देता हूँ ए, और इसका नाम है बी। ओ ए पता है, जो पूछा नहीं है, ए भी पता है, वो भी पूछा नहीं है, पूछा तो है हमसे ओ बी। ओ बी कितना है, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी कितनी है वो पूछा है, तो ओ बी क्या है ये निकालना मेरा धर्म है। अब मैं जानता हूँ, वी नो डैट, अगर ऐसा कुछ डायग्राम बनाओगे, यहाँ से ये ओरिजिन है मेरा, ये ओरिजिन से पहला वेक्टर और उस वेक्टर पहले वेक्टर के हेड पे, देखो पहला वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, और फिर ये एक नया वेक्टर आया, तो रिजल्टेंट क्या देगा, रिजल्टेंट क्या देगा। अगर मैं इसको बोलूँ पहला वेक्टर और इसको बोलूँ मैं दूसरा वेक्टर, तो पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर तो ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इन दोनों का एडिशन चाहिए, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाओगे तो क्या वही देगा मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिंपली हो जाएगा मेरा ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ये बातें समझ में आ रही है, ये बातें समझ में आ रही है, तो मतलब कि जो हम लोगों ने पीछे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है वो क्लियर है। अब ऐसा कोई मैंने फार्मूला या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया है कि मैं डायरेक्ट बता दूँ।
आगे चलकर मैं बताऊंगा, लेकिन अभी अगर ऐसा सवाल दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये 37 डिग्री है, तो ये रेड कलर का ये कितना एंगल हो जाएगा? ये 180 माइनस 37 डिग्री हो जाएगा। तो देखो वही मैंने लिखा 180 माइनस 37 डिग्री। अच्छा, ये अगर मैं थीटा मानूं, ये अगर मैं थीटा मानूं तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, और ये 180 माइनस 37 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 90 माइनस थीटा प्लस ये 143 प्लस इसको x माना प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ गई थीटा माइनस 53 डिग्री। ठीक है। अब मैंने एक चीज़ बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में, साइन रूल, याद करो। साइन रूल मैंने बताया था, तो साइन लगा दो, सिंपली साइन लगा दो। ये मेरा O है, ये मेरा A है, ये मेरा B है। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों एंगल मुझे पता है, जिसमें एक वेरिएबल है, सॉरी मतलब एक अननोन है, और लेंथ भी मुझे पता है। ये कितना 4 मीटर का है, ये 5 मीटर का है, और ये OB, इसको OB कर लो। OB तो निकालना है, तो क्या करोगे? साइन 143 डिग्री, ये एंगल के सामने वाला जो साइड है उसको नीचे लिखोगे, साइन 143 डिग्री अपॉन OB। ये एंगल के सामने ये साइड पड़ रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा अपॉन 5, और ये एंगल के सामने ये पड़ रहा है, तो साइन थीटा माइनस 53 डिग्री अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करना है। क्यों? दो इक्वेशन, एक बार इसको इक्वेट करो और एक बार इसको इक्वेट करो, या फिर इसको भी इक्वेट कर सकते हो। दो इक्वेशन, दो अननोन, आंसर आपके सामने। थीटा है एक अननोन और एक OB है अननोन, तो सॉल्व करो। ये लाइन मैंने पीछे लिख दिया था। अब साइन 90 प्लस 53, साइन 143 डिग्री को साइन 90 प्लस 1, साइन 90 प्लस 53 डिग्री लिख सकते हो अपॉन OB इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन 5, इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करोगे और आगे, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने बता रखा है। अगर नहीं जानते हो तो बेसिक मैथमेटिक्स का सभी लेक्चर अपलोडेड है, देखो। साइन 90 प्लस 53 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है 143 डिग्री, तो साइन का कॉस हो जाएगा कॉस 53 डिग्री अपॉन OB इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 5। ठीक है, कॉस 53 डिग्री होता है 3/5 अपॉन OB इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 5। 5 से 5 गया, तो ये रिलेशन आया। OB और थीटा में एक रिलेशन आ चुका है, सिंपल इक्वेशन में आ चुका है। अब किसको किसको इक्वेट करना चाहोगे? तो इसको तो इक्वेट कर चुके हैं हम लोग। अब इसको और इसको इक्वेट करो, तो साइन 143 डिग्री तो हो जाएगा कॉस 53 डिग्री अपॉन OB इज इक्वल टू साइन A माइनस साइन B। ये भी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया। तो सॉल्व करोगे तो साइन थीटा इंटू 3/5 माइनस कॉस थीटा इंटू 4/5 अपॉन 4। इसको सॉल्व करोगे तो OB इज इक्वल टू 8/sin थीटा आएगा। अब यहाँ पे OB इज इक्वल टू 3/cos थीटा आया, और यहाँ पे दूसरे से OB इज इक्वल टू 8/sin थीटा आया। अब क्या करो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है cos थीटा की वैल्यू निकालो। यहाँ से cos इधर गया, OB नीचे आएगा, तो 3/OB। sin थीटा इज इक्वल टू 8/OB, तो OB sin थीटा भी ये भी आ गया। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो 9/OB स्क्वायर 64/OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो OB की वैल्यू ये आई। ये OB की वैल्यू आई
मतलब क्या मैंने पा लिया, मैंने पा लिया इसका लेंथ, ओ बी का लेंथ, और यही तो चाहिए। तो आंसर क्या है, अगर कोई पूछे, समझना सवालों को कैसे घुमा के पूछ सकते हैं। अभी तो सवाल में पूछा गया कि फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब, रिजल्टेंट वर्ड यूज़ करने का मतलब कि दो वेक्टर का एडिशन ही रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पे दो वेक्टर मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ा, एक ओ ए और एक ओ ए बी, और ओ ए के हेड पे ए बी का टेल है, तो उसका एडिशन देने वाला क्या होगा, पहले वेक्टर के टेल से, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाऊंगा तो क्या वो मुझे रिजल्टेंट दे देगा। ठीक है, रिजल्टेंट दे दिया। अब मैंने बेसिक मैथमेटिक्स लगाया और आंसर पा लिया। सवाल ये पूछ सकता था कि बताओ वो कितने एंगल पे रिजल्टेंट होगा, तो ये एंगल भी निकालना मेरा धर्म बन जाता है। क्यों, अगर ओ बी एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल लिया 8.54, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी तो होगी, वो डायरेक्शन ये होगी थीटा। तभी तो ओ बी वेक्टर, किसी भी वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल लिया 8.54। अब थीटा भी अगर पूछ देता तो थीटा कैसे निकालते, ओ भी निकाल चुके हो, ओ भी निकाल चुके हो ना, देखो ओ भी निकाल चुके हो 8.54। 8.54 यहाँ पे रखो, 8.54 इज इक्वल टू 8 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 8.54। इसको सॉल्व करोगे तो थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ पहला सवाल वेक्टर एडिशन के ऊपर। बट इतना जो हम लोगों ने किया है ना, इतना अब हम लोग नहीं करेंगे। अब कुछ शॉर्ट ट्रिक या कुछ फार्मूले का इजाद करना पड़ेगा जिससे हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो अभी सवाल कराया है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स है। मतलब कि ऐसा समझो उसमें मैंने वेक्टर एडिशन का कुछ भी रोल अदा नहीं किया है, बस आपको समझाया है कि किसी भी दो वेक्टर को कैसे एनालाइज करते हैं। अगर दो वेक्टर को जोड़ना है तो पहले पहला वेक्टर ड्रॉ करो और दूसरे वेक्टर को इस तरीके से ड्रॉ करो कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, और रिजल्टेंट हमें वो देगा जो पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड को मिलाने वाला जो लाइन होगी वही मुझे रिजल्टेंट देगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। अब पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, दिस लॉ इज यूज्ड फॉर एडिंग मोर देन टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स, ऑब्वियस सी बात है कि ज़िंदगी में अगर एक चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाता है तो बस उसी के पैटर्न पे लंबे लंबे सवाल भी हमारा बनते जाता है। ठीक है, तो मान लो कि ये मेरा एक ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है तो ये वेक्टर क्या देगा, ऑब्वियस सी बात है ये वेक्टर देगा ए प्लस बी। लेकिन अगर मुझे एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी और फिर तीसरा वेक्टर सी, इन तीनों को जोड़ना है तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको इसको जोड़ो, दो दो पहले दो दो को जोड़ो। ठीक है ना, समझने के लिए सबसे पहले ए और बी को जोड़ोगे तो ए और बी को जोड़ोगे तो ये देगा ए प्लस बी वेक्टर। अब ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करना है तो ये दे देगा मुझे ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ठीक है, और एक मैं ऐड करना चाहूँ, चार वेक्टर को ऐड करना चाहूँ मैं, तो सबसे पहले तो दो को जोड़ो, ए और बी को जोड़ो तो ये मिलेगा।
अब ये वेक्टर और इसके ये वेक्टर को जोड़ोगे तो ये मिलेगा, और फिर ये वेक्टर जब मिल गया तो ये वेक्टर और ये वेक्टर को जोड़ोगे तो ये मिलेगा। सिंपल सी बात है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक, चलो अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लोगों ने देख रखा है, बट और इजी तरीके से हम लोग अगर सवालों को सॉल्व करना चाहे, यहाँ तक कि बोल सकता हूँ कि ये चीज़ जो अभी बोर्ड पे दिखाई दे रही है, इस चीज़ के वजह से ही हम फार्मूले का इजाद करेंगे और वेक्टर्स के सभी सवालों को, जोड़ने घटाने वाले सवालों को हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब समझते हैं क्यों ज़रूरत पड़ती है और क्या है ये। तो मान लो एक बॉक्स है, अब एक बॉक्स पे दो फोर्स लगाया मैंने, एक F1 और एक F2। ठीक है, दोनों सिमेट्री है, मतलब बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा θ/2 होगा और ये भी एंगल θ/2 होगा। मैंने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों एंगल सेम ही हो सकता है कि एक हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे ऊपर हो और ये हॉरिजॉन्टल से नीचे 60 डिग्री पे हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा लिया है थीटा, तो बीच का एंगल थीटा मान लो। अच्छा, दो वेक्टर हैं। अब सवाल यहाँ पे सोचो, अगर मैं वेक्टर अभी तक तुम लोग नहीं पढ़े हुए होते तो बोलते ना सर इस बॉक्स पे दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, तो दोनों को जोड़ दो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से, तो सर आंसर जो होगा वो F1 + F2 होगा। बट हम लोगों ने देखा है एक्सपेरिमेंट करके कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि F1 + F2 ही आंसर होगा। ठीक है, तो दो वेक्टर है हमारा F1 और F2, इसको जोड़ना है क्योंकि इस बॉक्स पे लग रहा है एक साथ, तो F1 ना F1 की चलेगी ना F2 की चलेगी, इन दोनों के बीच कुछ ऐसा रिलेशन होगा जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जुड़ कर आएगा और उनकी चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, इसको हम लोगों ने ओरिजिन ले लिया, ये ओरिजिन है, ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है। सिंपली अब इनको जोड़ना है। अब यहाँ पे तो वो सीन नहीं है कि पहले वेक्टर को ड्रॉ करो F1 को और दूसरे वेक्टर को इस तरीके से ड्रॉ करो कि उसके हेड पे दूसरे का टेल आ जाए। तो अगर इसको शिफ्ट करोगे, शिफ्ट मैंने बोला भी है, ये सब समझाया है कि किसी भी वेक्टर को स्पेस में पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। तो इसको शिफ्ट करोगे यहाँ पे तो ऐसा आएगा, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये पहला वेक्टर था, शिफ्ट करने के बाद दूसरा वेक्टर यहाँ आया। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ही समझा रहा हूँ, उसी से ये आएगा। और पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने वाला लाइन जो होगा वो क्या F1 + F2 होगा। वही चीज़ यहाँ पे समझो, ये F1 हुआ, ये F2 हुआ। अब इस चीज़ को, ये F1 को पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करो और F2 को यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट करो, मतलब इसको यहाँ शिफ्ट कर दो और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेगा। बात समझो। मेरा सवाल बस इतना था, ये ओरिजिन था, ओरिजिन पे F1 लग रहा था, F2 लग रहा था। अब मुझे पैरेललोग्राम से वेक्टर को जोड़ना है। ट्रायंगल लॉ से यहाँ पे मैंने बताया है अभी। तो F1 को पैरेलली शिफ्ट करो और F2 के हेड पे रख दो, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब F2 को पैरेलली शिफ्ट करो और F1 के हेड पे रख दो, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो जब ऐसा करोगे तो ज्योमेट्री से ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो गया तो समझना, अब ट्रायंगल लॉ का यहाँ पे यूज़ आता है। ये मेरा क्या है, ये मेरा F2 है और ये मेरा क्या है,
इसको शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे आया तो ये F1 ही रहेगा। तो ये पहला वेक्टर इसको मान लो, दूसरा वेक्टर इसको मान लो। तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल है। तो अगर ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये क्या देगा, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला लाइन। और ये लाइन कोई और नहीं बल्कि पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो ये लाइन F वेक्टर, जो नया वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो F1 प्लस F2 होगा। सेम ऊपर का हाफ ट्रायंगल को देखकर समझ सकते हो। पहला वेक्टर F1 होगा और दूसरा वेक्टर मेरा F2 होगा। ये F2 कहाँ से आया, इसको शिफ्ट करके आया। तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, और रिजल्टेंट के लिए पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने वाला लाइन। तो दोनों हाफ ट्रायंगल से समझ लो ना। ये पैरेललोग्राम को 20 से डायगोनली डिवाइड करोगे तो दो हाफ ट्रायंगल में बदल जाएंगे। सब इंटरलिंक्ड है, समझो। तो इसी को पैरेललोग्राम हम लोग बोलते हैं। और इसी तरीके से हम लोग एडिशन भी करेंगे, ठीक है। चलो, तो पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन भी हम लोगों ने समझ लिया। और हम लोगों ने क्या समझा, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी समझ लिया। अब आगे क्या है वो देखते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर। प्रूफ करना है। हम देखो, ये मेरा ए वेक्टर है। पहला वेक्टर अगर इसे मानता हूं तो दूसरा वेक्टर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखा हुआ है। तो ये जो लाइन होगा वो क्या देगा, वो ए प्लस बी देगा। सिंपली ए प्लस बी देगा ना, ए प्लस बी देगा, यही सीखा है। अच्छा, ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाओ और बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाओ। तो ऊपर का ट्रायंगल में अब देखोगे तो पहला वेक्टर बी हो जाएगा, दूसरा वेक्टर ए हो जाएगा। तो पहला वेक्टर ये हो गया, उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दिया। तो ये लाइन अभी भी वही है, बट अब क्या देगा, पहला वेक्टर बी था तो बी, और दूसरा वेक्टर ए था तो ए, तो बी प्लस ए। मतलब पहला वेक्टर यहाँ पे ए था और दूसरा बी था तो ए प्लस बी, और यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी बी प्लस ए, ठीक है। तो ड्रॉ बी देन ऐड ए, और इसमें ड्रॉ ए देन ऐड बी, सिंपल। तो कम्यूटेटिव लॉ है। इससे ये पता चलता है कि आप अगर पहले ए वेक्टर को बी वेक्टर जोड़ते हो तो रिजल्ट वही आएगा जो आप बी वेक्टर को ए के वेक्टर के साथ जोड़ते हो। तो ये वेक्टर एडिशन में ये पहला प्रॉपर्टीज ये है। उसका प्रूफ भी मैंने दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे बी प्लस ए होगा, सॉरी बी प्लस ए वेक्टर होगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलो आगे आ जाओ। चलो अब हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ हम लोग समझ चुके हैं, अब इसको समझते हैं। तो तीन वेक्टर मैं लूँगा, ए बी सी, जो आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो मैंने ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया और सी वेक्टर लिया। कलर चेंज कर देता हूँ मैं रेड कलर का। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट सी। मतलब इसका मतलब क्या है कि बी प्लस सी को जोड़ूं और उसको ए वेक्टर के साथ जोड़ूं, या ए प्लस बी को जोड़ूं और उसको सी वेक्टर के साथ जोड़ूं, तो रिजल्ट जो है सेम आने वाला है। तो मैंने पहले तीन वेक्टर को ड्रॉ कर लिया जिसको जोड़ना है, ए बी सी, ए बी और सी। जो मेरा ब्लू कलर का है उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ए वेक्टर
यहाँ पे क्या a प्लस बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कैसे मिलेगा मुझे? तो देखो ये मेरा जो था ये बी वेक्टर है और ये मेरा सी वेक्टर है। तो अगर ये वाला जो डॉटेड लाइन है ये क्या देगा? बी प्लस सी देगा। तो अब ये दोनों मिलके ये बनाया तो ये तो गायब हो गया ना। अब ये डॉटेड लाइन और ये वाला ए वेक्टर के साथ फिर दो वेक्टर का पेयर बनेगा और ये दो वेक्टर का पेयर क्या ये रिजल्टेंट देगा। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर मेरा ये है और बी प्लस सी वेक्टर ये है। तो इन दोनों वेक्टर का समेशन क्या होगा? पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का हेड। तो ये तो मिलेगा क्या मुझे? ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट, ये मिला। अच्छा, तो ये लाइन तो ये आ गया, ये आ गया। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी भी यही लाइन होगा तो क्या दोनों बराबर होंगे? तो अब उसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। तो अब क्या करूँगा मैं, पहले तो मैं b प्लस सी जोड़ा था ना, अब a प्लस बी जोड़ो। तो a वेक्टर और b वेक्टर को जोड़ोगे तो क्या ये डॉटेड लाइन मिलेगा? अब ये दोनों खत्म हो गया। अब ये वेक्टर a प्लस बी वेक्टर और c वेक्टर ये दो वेक्टर का पेयर बनाएगा और रिजल्टेंट क्या होगा? पहले वेक्टर के हेड ये दोनों वेक्टर भी तो एक वेक्टर ही होगा ना, d वेक्टर। ठीक है, तो इसको मिलाओगे तो रिजल्टेंट मिलेगा। तो अब जो रिजल्टेंट मिलेगा वो a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, तो सेम लाइन तो आ रहा है। तो क्या यहाँ पे प्रूफ हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। बस ब्रैकेट का खेल अलग है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है वेक्टर में? बिल्कुल करता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो आज के लेक्चर में मैं ज़्यादा नहीं, लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन क्या होता है, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखने पे रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने वाला लाइन जो होगा वो मुझे रिजल्टेंट देगा। ये सब बातें हम लोगों ने समझा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है और रोज़ लेक्चर देखो। आज जो मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और ये टॉपिक पढ़ाऊंगा वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड, और आगे फार्मूले भी मैं निकालूंगा जो आपको सामने दिख रहा होगा। तो घबराओ नहीं, सब चलेंगे, स्लोली स्लोली जेई क्रैक करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।